ये बात है साल 1923 की, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दूसरा विश्व युद्ध होने में भी कुछ सालों की देरी थी। इंग्लैंड का सूरज इस वक्त तक डूबने की कगार पर आ गया था। वो अभी महासत्ता रहा नहीं था और पश्चिम में एक नई आर्थिक सभ्यता का उदय हो रहा था, जो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस दौर में विलियम गुटमान नाम का एक अर्थशास्त्री विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के अर्थतंत्र पर कितनी असर हुई है, ये जानने के लिए वो खुद बर्लिन जाता है और कुछ जर्मन लोगों से मिलता है। इसके बाद विलियम को कॉफी पीने का मन होता है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। विलियम जिस टेबल पर बैठा था उसके सामने एक कुर्सी खाली थी और वहां पर एक जर्मन व्यक्ति आकर बैठता है। विलियम के कॉफी के ऑर्डर देने के कुछ देर बाद वो जर्मन व्यक्ति भी कॉफी का ऑर्डर देता है और इसके बाद कुछ मिनटों बाद विलियम गुटमान की कॉफी आ जाती है और साथ में वेटर उसे 5000 मार्क का बिल भी थमा जाता है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, वैसे जर्मनी की करेंसी उस समय मार्क थी। अब ये 5000 का बिल देकर वेटर वहां से चला जाता है और कुछ 5-1 मिनट बाद वो वेटर फिर से विलियम के सामने बैठे उस जर्मन व्यक्ति की कॉफी लेकर आता है और उसको 8000 मार्क का बिल थमा देता है। कॉफी के दोनों कप समान होने के बावजूद भी दोनों के बिल के बीच 3000 मार्क का डिफरेंस था। अब यहाँ पर वो अंग्रेजी की कहावत टाइम इज मनी वाली डिट्टो लागू होती है। यहाँ उस जर्मन को वो कॉफी का कप 5 मिनट लेट मिला था और इन बीते हुए 5 मिनटों में कॉफी के दाम 60% बढ़ गए थे। दोस्तों, ये थी जर्मनी की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद। साल 1923 के दौर में पूरे जर्मनी में बस यही स्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ जर्मनी इन्फ्लेशन की गहरी खाई में डूब गया था। ऊपर से जर्मनी के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस ने इतनी पेनल्टीज लगाई थी कि उससे भरते भरते जर्मनी का दम निकल गया। उन पेनल्टी की आखिरी किस्त जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के करीब 100 साल बाद यानी कि साल 2010 में चुकाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जीवन जरूरी चीजों के दाम साल, महीने, दिन या घंटों में नहीं लेकिन मिनटों में बढ़ते थे। जर्मनी में साल 1918 में एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 0.63 मार्क थी। जी हाँ दोस्तों, मार्क का भी 63%, यानी कि करीब आधे मार्क से कुछ पैसे ज्यादा में एक ब्रेड का पूरा पैकेट आता था। लेकिन नवंबर साल 1923 आते आते तो जर्मनी में ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 200 अरब मार्क, जी हाँ दोस्तों फिर से दोहराता हूँ, 200 अरब मार्क थी और एक अंडा, सिर्फ एक अंडा 80 अरब का मिलता था। यहाँ पर चलिए आपको एक और सच्चा उदाहरण देता हूँ। उस दौर में एक बुजुर्ग जर्मन को सिगार पीने का मन होता है और वो अपनी सिगार खरीदने के लिए एक दुकान में दाम पूछते हैं और क्योंकि उस बुजुर्ग को उस दुकान के सिगार के दाम ज्यादा लगते हैं इसलिए वो वहां से और आगे किसी और दुकान पे चले जाते हैं। लेकिन वहां तो उस सिगार का दाम दोगुना था, इसलिए चल के फिर से वो पहले वाली दुकान पे आ जाते हैं और यहाँ पर वापस आते ही जब उन्होंने देखा तो उस सिगार का दाम 3 गुना हो गया था। और उस प्रौढ़ व्यक्ति ने अगर यहाँ वहां करने में टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो वो सिगार उसे कम दाम में मिल जाती। आपको दोस्तों मेरी ये बातें थोड़ी ड्रामेटिक या फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये मैं आपको उस दौर के जर्मनी का सच्चा और सही चितार दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों चाहे तो इसे गूगल करके भी ऑथेंटिक साइट से पढ़ सकते हैं। जर्मनी के म्यूनिक शहर में तो एक आधेड़ उम्र की महिला ब्रेड खरीदने के लिए निकलती है और उस ब्रेड की कीमत उसे जो चुकाने की थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो ब्रेड खरीदने के लिए नोटों के बंडलों का एक टोपला लेकर जाती है और नोटों के बंडलों का वो टोपला वो अपने हाथों से प्रॉपरली उठा भी नहीं पाती थी। इसके लिए उसने अपनी एक दोस्त की मदद ली थी। सोचिए, एक ब्रेड के लिए इतने पैसे। यही महिला कुछ दिनों बाद 2 बांस की टोपलियों में, जिसमें एक खाली थी और एक पैसों से भरी हुई थी, वो लेकर फिर से खरीदारी करने के लिए निकलती है। इसके बाद वो कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए, थक उतारने के लिए वो टोपला नीचे रखती है और इतने में कुछ लोग वहां पर आकर उसकी चीजें वहां से चुराकर भाग जाते हैं। वो देखती है तो पैसे वही के वही थे, पैसों को कुछ नहीं हुआ था, बस बांस की वो बास्केट गायब थी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये घटना विचित्र बिल्कुल नहीं थी। विचित्र तो ये घटना तब होती जब वो लुटेरे उस महिला से बास्केट के बदले 120 करोड़ जर्मन मार्क ले जाते। लेकिन उन चोरों ने समझदारी दिखाई और बांस की टोपली ले गए, वो पैसे नहीं। उस दौर में जर्मनी की हर चीज की कीमत थी, छोटी छोटी चीजें, चाय, कॉफी, ब्रेड, चीज, यहाँ तक कि बांस की उस टोकरी की भी कीमत थी। बस किसी चीज की कीमत नहीं थी तो वो थी जर्मन मार्क की।
उस वक्त अगर आपको एक छोटी सी टी शर्ट भी खरीदनी हो ना, तो 1000 लाख या करोड़ नहीं, लेकिन उसके लिए अरबों जर्मन मार्क देने होते थे। और अगर कुछ देर ज्यादा कर दी तो उसके पीछे और एक शून्य चढ़ जाता था। और इस तरह देखा जाए तो आर्थिक रूप से पूरा देश पागलखाना बन चुका था। लेकिन दोस्तों सवाल अब यह है कि जर्मनी में इतनी गजबनाक और लिमिटलेस महंगाई हुई तो हुई क्यों? तो इसके लिए सबसे बड़ा हाथ था जर्मनी के सम्राट विल्हेम केजर का, क्योंकि विल्हेम केजर ने एक साथ बहुत सारे दुश्मन देशों के सामने प्रथम विश्व युद्ध के भड़के में जर्मनी को झोंक दिया था। जब 2014 के अगस्त महीने में विल्हेम केजर ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया, उस वक्त सामने 2 दर्जन से भी ज्यादा दुश्मन देश थे और रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका उसमें सबसे प्रमुख थे। सिर्फ रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही 277 युद्ध जहाज और 166 सबमरीन्स थी, जबकि जर्मनी के पास सिर्फ 97 युद्ध जहाज और महज 23 सबमरीन्स ही थी। और रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के पास कुल मिलाकर 86 लाख सैनिक थे, जबकि उस वक्त जर्मनी के पास करीब 9 लाख सैनिक थे। लेकिन विल्हेम केजर ने तत्कालीन ट्रेनिंग देकर करीब 75 लाख युवा सैनिकों को लश्कर में भर्ती किया था। इसमें एडोल्फ हिटलर जैसे लोगों का भी समावेश होता है। हिटलर ब्रिटिश और फ्रांस सैनिकों के सामने यूरोप के मोर्चे पर युद्ध लड़ा था, लेकिन फ्रांस ने इस युद्ध के अंतिम दौर में जहरीले गैस का उपयोग किया था, जिससे कई सारे जर्मन सैनिकों की आंखें खराब हुई थी। इसमें हिटलर भी एक था। हिटलर की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और इसके ऊपर हमने विस्तार से वर्णन वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री में किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। लेकिन अंततः हॉस्पिटल में सारवार लेने के बाद साल 1918 में हिटलर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन तब तक तो जर्मनी पहला विश्व युद्ध बुरी तरीके से हार गया था और लड़ाई के इस दौर में करीब 18 लाख जर्मन सैनिक मारे गए थे और 42 लाख जर्मन सैनिक घायल हुए थे। इसके अलावा जर्मनी को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था और जर्मनी की करारी हार के बाद जर्मनी पर ब्रिटेन और फ्रांस ने वर्सेल्स करार के नाम पर बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयंकर पेनल्टियां लगाई थी, जो जर्मनी के लोगों के लिए कमर तोड़ थी। तब जर्मनी में काम चलाऊ सरकार का गठन हुआ था और वो इसलिए क्योंकि जर्मनी का सम्राट विल्हेम केजर जो था वो अपने शाही खजाने को लेकर जर्मनी से भाग गया था। कहाँ गया था? तो नेदरलैंड्स चला गया था और जर्मनी बस अब अपने हाल पर था। अब मित्र राष्ट्रों की पहुंच नीदरलैंड्स में घुसकर केजर को मारने की तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी दाज जर्मन प्रजा से निकाली। पहला विश्व युद्ध ही जर्मनी के कारण हुआ है, ऐसा कहकर जर्मनी पे असंख्य प्रतिबंध डाल दिए गए और इससे जर्मनी का अर्थतंत्र इतना नष्ट हो गया कि उसमें अब कुछ भी उत्पादन करने की हिम्मत बची नहीं थी। ऊपर से जर्मनी देश के एक बड़े विस्तार को आसपास के देशों ने हथिया लिया था। अब मानो कि ये सजा कम हो, इस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर 55 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई और जर्मनी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। अब इस हालात में साल 1920 के बाद जर्मनी में जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैदा होता था वो तो सिर्फ इस पेनल्टी को चुकाने में चला जाता था। ऐसे में जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचता था। अब अर्थशास्त्र का एक नियम है कि माल की कम सप्लाई के वक्त अगर इन्फ्लेशन की स्थिति को टालना हो तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कम करके डिमांड पर अंकुश लगाना होगा। लेकिन पैसों का सप्लाई कम करना जर्मन सरकार के लिए संभव नहीं था, क्योंकि जर्मनी तब जो निकास करता था वो भी पेनल्टी के रूप में था। उसके सामने एक खोटा सिक्का भी वापस जर्मनी को मिलता नहीं था। लेकिन दूसरी ओर जर्मनी में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन औद्योगिक प्रोडक्शन अगर चालू रखना हो तो कुछ कच्चे माल की आयात भी करनी आवश्यक थी और परिणाम स्वरूप जर्मनी में उस समय आवक और जावक के 2 छोर आपस में मिल ही नहीं रहे थे। और इसीलिए रिट्स बैंक यानी कि जर्मनी की सबसे बड़ी बैंक, जिसे आप जर्मनी की रिजर्व बैंक कह सकते हो, उसने मार्क को छापना शुरू कर दिया। वहां ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और इन सब देशों की तिजोरी में भी मार्क के थप्पे लगने लगे और इसलिए कुछ समय बाद डॉलर के मुकाबले मार्क का मूल्य बहुत ही घट गया। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब $1 के सामने 4.90 मार्क मिलते थे, लेकिन साल 1921 में $1 के सामने 162 मार्क मिलने लगे और साल 1922 में तो 7000 मार्क और नवंबर साल 1923 के आते आते तो $1 के सामने 4200 अरब मार्क मिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, 4 के पीछे पूरे 12 शून्य लगा दो, उतने मार्क $1 के सामने। हर दिन दाम क्यों बढ़ जाते थे? तो नवंबर साल 1923 में जर्मनी में महज एक अंडे की कीमत 80 अरब मार्क थी।
और इसका कारण ये था कि 80 अरब मार्क में एक अंडा बेचने वाला दुकानदार उतने पैसों में दूसरे दिन नहाने के लिए साबु की एक गोटी भी नहीं खरीद सकता था, और इसलिए उस भाव के नीचे अंडा बेचना उसे परवड़ता नहीं था। उल्टा अगले कल साबु की छोटी सी गुटिया और महंगी हो जाएगी, ये सोचकर उस दुकानदार को अंडे की कीमत 80 अरब से भी और महंगी करने की अपेक्षा रहती, और ऐसी ही अपेक्षा और डर साबुन की गुटिया बेचने वाले दुकानदार को अंडे के सामने रहता, और इसलिए वो साबुन के दाम के पीछे अगले दिन और एक शून्य जोड़ देता, और इस तरह पूरा देश बेकाबू हो गया था। इन्फ्लेशन की ऐसी चरम सीमा दुनिया ने कभी देखी नहीं थी। अब ऐसे हालातों में पागलों की तरह जब कीमतें बढ़ रही हो, तब जर्मन सरकार क्या करेगी? जर्मन रिजर्व बैंक लगातार पैसों के नोटों को छापता ही रहा, और बैंक के कर्मचारी जब कम पड़ गए तो बैंक ने जर्मनी में 132 प्राइवेट प्रेस को कह दिया कि आप नोटों को छापो, और ऐसे लगातार नोटें छपती गई और जर्मनी में पैसों की बारिश होती गई। लेकिन इस बारिश में भी कोई भी जर्मन वासी अमीर नहीं था, सबके सब गरीब थे। अमीर भी गरीब हो गए क्योंकि उन पैसों की कोई कीमत ही नहीं थी। जर्मनी में महंगाई का घोड़ा तो उन प्रिंटिंग प्रेस से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था, और इसलिए प्रेस वालों ने 5 लाख, 10 लाख, 90 लाख और इवेंचुअली 1 लाख अरब जर्मन मार्क का एक नोट छापा। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख अरब जर्मन मार्क का एक नोट, मतलब कि एक के पीछे पूरे 14 शून्य लगा दो, इतना बड़ा नोट। और ट्रस्ट मी, इन नोटों की कीमत उसे बनाने वाले कागज से भी कम थी। इसलिए जर्मनी में उस वक्त नवंबर दिसंबर की ठंडियों में लोग नोटों को जलाकर अपने आप को गर्म रखते थे। जी हाँ, उनकी करेंसी को, पूरे के पूरे नोटों के बंडलों को जलाकर घर गर्म रखते थे, क्योंकि कोयला और लकड़ियों के दाम नोटों से भी ज्यादा थे। उस समय के दौर की एक ट्रेजिक कहानी आपको सुनाऊं दोस्तों, तो एक जर्मन व्यापारी ने अपने पूरे जीवन में 40 साल तक 18 लाख जर्मन मार्क को सेव किए थे, और ये पैसे वो अपनी बेटी को वसीयत में देना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी विकलांग थी। लेकिन साल 1923 में उसके इस पैसों की कोई कीमत ही नहीं रही, और इस जर्मन व्यापारी की तरह कई सारे और जर्मन थे जो रातों रात गरीब बन गए थे। एक जर्मन शिक्षक ने तो 1 नवंबर साल 1923 के सुबह अपना मकान बेचा था, और कुछ ही दिनों बाद उस मकान के पैसों को उसने ब्रेड खाने के लिए खर्च कर दिए। सोचिए दोस्तों, क्या स्थिति रही होगी उस देश की। जर्मनी में चारों ओर अछत थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, और हर नए दिन और ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी का जो शक्तिशाली अर्थतंत्र था, वो अब हाड़ पिंजल बन गया था, और इस हालात में स्वाभाविक है कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, बेल्जियम ऐसे शोषणखोर देशों के प्रति जर्मन प्रजा का द्वेष बढ़ रहा था। ज्यादातर जर्मन लोगों में से कोई इसका विरोध तो कर नहीं सकता था, लेकिन उस वक्त जर्मन वासियों को शायद पता नहीं था कि उनके ही बीच एक ऐसा व्यक्ति विद्रोह की एक नई आग को जला रहा है, और वो आग भविष्य में दावानल में परिवर्तित हो जाने वाली थी, और वो शख्स था एडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी की इसी बदहाली की वजह से अपने जैसे विद्रोहियों को इकट्ठा करके नाजी नाम का एक पक्ष बनाया, जो बाद में जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाला था। जर्मनी का ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में कैसे आया? तो दोस्तों, जर्मनी का ये जो इन्फ्लेशन था, इसे कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश जर्मनी की रिजर्व बैंक यानी कि रिक्स बैंक के गवर्नर रुडोल्फ हैवेंटेन ने की। लेकिन जर्मन इन्फ्लेशन के सामने रुडोल्फ लड़ते लड़ते थक, रात रात भर जागना, चिंता और मानसिक तनाव की वजह से 20 नवंबर साल 1923 के दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। जर्मनी को इस दौर से बाहर लाने के लिए गवर्नर रुडोल्फ ने मरते दम तक प्रयत्न किए, लेकिन वो इसे बाहर नहीं ला पाए। अब गवर्नर रुडोल्फ की मृत्यु के बाद जर्मनी के नए गवर्नर बनते हैं जालमार शार्ट, और जालमार ने गवर्नर बनने के बाद जर्मनी के इन्फ्लेशन के बेफाम दौड़ने वाले घोड़े को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। जालमार शार्ट को लगा कि लगातार नोटों को छापना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, और इसलिए उन्होंने पहले तो नोटों की छपाई बंद करवाई। यहाँ तक जर्मन लोगों को और पूरी दुनिया को भी जर्मन करेंसी मार्क में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए जालमार ने जर्मन मार्क को ही नाबूद करवा दिया, और उन्होंने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जिसे कहा गया रेंटेन मार्क। और इस करेंसी की वैल्यू क्या थी? तो वैल्यू थी 4200 अरब मार्क के सामने सिर्फ 4.2 रेंटेन मार्क, यानी कि मानो अब अरबों रुपए को 2, 3, 4 रुपए में परिवर्तित कर दिया गया था।
और जर्मन बैंक 4200 अरब मार्क के सामने लोगों को 4.2 रेंटन मार्क कन्वर्ट करके देती थी, यानी कि टोपला भर के पैसे ले आओ और कुछ हाथों में पैसे ले जाओ। वैल्यू उतनी ही थी। और जर्मन लोगों को यह कह दिया गया कि गवर्नर अब 2.4 अरब रेंटन मार्क से ज्यादा छापेंगे ही नहीं, और ऐसे में अब वापस इन्फ्लेशन सर उठाएगा इसकी कोई संभावना बची नहीं थी। धीरे धीरे जर्मन लोगों को और दुनिया को भी रेंटन मार्क में विश्वास जगने लगा। लोगों का और दुनिया का विश्वास रेंटन मार्क में हमेशा के लिए बना रहे, इसलिए जर्मन बैंक ने भविष्य में 30% गोल्ड को इस करेंसी के सामने रिजर्व रखने का भी प्रॉमिस किया। और इसके बाद धीरे धीरे ये नई करेंसी आम होने लगी और जर्मनी का इन्फ्लेशन कुछ हद तक काबू में आ गया। हालांकि पहले विश्व युद्ध के विजेता देशों ने जर्मनी के पूरे अर्थतंत्र को खत्म कर दिया था, और इस अर्थतंत्र को फिर से खड़ा करने की पहली कोशिश एडोल्फ हिटलर ने की। उसने अपने तेजाबी भाषणों में कहा कि जर्मनी युद्ध में तय की गई पेनल्टी नहीं देगा, मित्र राष्ट्र हो सके वो कर ले। उसने अपने तेजाबी भाषणों में वर्सेल्स करार को भंग करने की भी बात की, और ऐसे में जर्मनी के लिए मसीहा बनकर हिटलर आया, जिस पर जर्मनी की प्रजा ने भरोसा जताया और उसे जर्मनी का सर्वे सर्वा बना दिया। जर्मनी की प्रजा इस प्रकार से विरोध के सुर पुकार रही थी कि वो मित्र राष्ट्र भी अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और ये सब देखते तो सबसे पहले अमेरिका ने ही $20 करोड़ की लोन सामने से आकर जर्मनी को धरी, और ऐसे धीरे धीरे जर्मनी पग भर होने लगा। हिटलर ने सत्ता में आते ही जर्मन बैंक के गवर्नर जालमार्क शार्क को जर्मनी का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, और उसके बाद तो जर्मनी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। और इसके बाद हिटलर ने क्या किया, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ और उसमें जर्मनी का क्या हश्र हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके हमारा पहले बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो जरूर देखें। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो ऐसे ही ज्ञान के लिए जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, बिकॉज इस युग में नॉलेज इज एवरीथिंग। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे कनेक्टेड विद द नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।